नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू करियर क्लाइंबर में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सबके सामने एक बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन लेकर आया हूं, जिसमें बहुत से बच्चे बार बार ये चीज को पूछ कर परेशान हो रहे थे कि सर कैसे स्ट्रेटजी बनाए, क्या क्या चीजें होती हैं। तो आज हम जो है सारी चीजों को जो है खत्म करेंगे। जो आपके मन में डाउट है पूरी यूपीएसआई का, आपका जो है सिलेक्शन का पूरा क्या प्रोसेस होता है और बाकी आगे सब्जेक्ट में कैसे कहां से क्वेश्चन पूछते हैं, कि आज सब जो है डिटेल से उन सब की बात करेंगे। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय यूपीपी का एग्जाम होने के बाद सभी बच्चों के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ एक ही वैकेंसी चल रही है, और वो है यूपीएसआई अर्थात उत्तर प्रदेश पुलिस दरोगा का। जो आपका जो है सपना है वो साकार होने के जो है कगार पर आ चुका है। बस आपको अपनी तैयारी को एक स्ट्रेटजी के साथ में लेकर आगे बढ़ना होगा। विदाउट प्लानिंग के साथ में अगर किसी चीज को लेकर आगे बढ़ेंगे तो फिर कहीं ना कहीं दोस्तों आपको समस्या का सामना करना पड़ेगा। किसी भी सफलता के पीछे आपके कोई ना कोई प्लानिंग और स्ट्रेटजी होती है, जिसपे आप बढ़िया ईमानदारी से काम करते हो, तभी आप जो है अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हो। बात करते हैं दोस्तों आज जो है यूपीएसआई के बारे में। तो यहाँ पर कितने पद आने की पूरे संभावित पद है, तो यहाँ पर बहुत सी चीजें इंफॉर्मेशन निकल कर आ रही है। बहुत से लोग बोल रहे हैं 5000, कुछ बोल रहे हैं 5500। तो अब एक मोटा मोटा डाटा, जितनी वैकेंसी अगर लेट होती है भर्तियों की संख्या उतनी ही इंक्रीज होती जाएगी। मैं आप सबको पहले से बता दूं, अगर भर्ती डिले अगर जल्दी आ जाती तो हो सकता है कि 4000 ही आती, थोड़ा सा और डिले हुई तो 4500 बढ़ी, और डिले हुई तो 5000 बढ़ी, और डिले हुई तो 5500। अब संभावना यह है कि 6000 के आसपास आपकी यूपीएसआई की वैकेंसी आएगी। और अगर 6000 नहीं आती है तो आपकी 5000 प्लस वैकेंसी कहीं नहीं गई है। ये बात आप सबको दिमाग में लेकर चलना है। तो आप दोस्तों यहां देख सकते हैं कि यूपीएसआई नई भर्ती 2024-25 की अगर बात करें तो 6000 प्लस पद आज आप जो है यहां पर कंप्लीट इंफॉर्मेशन के साथ में मैं आप सबके साथ पढ़ूंगा। आपको कैसे रणनीति बनानी है और तैयारी कब से शुरू करनी है, ये सारी की सारी चर्चा आज हम लोग यहां पर करेंगे बहुत ही विधिवत तरीके से। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि क्या क्या है यूपीएसआई में। तो यूपीएसआई की दोस्तों अगर हम लोग थोड़ा सा बात करें तो यहां पर दोस्तों थोड़ा सा अगर समझने का प्रयास करें तो अगर यूपीएसआई की बात करते हैं तो इसको ध्यान से देखिएगा। विज्ञापन की अगर बात करेंगे तो अभी तक ये पॉसिबिलिटी आ रही थी कि विज्ञापन आपका जो है सितंबर में आएगा, लेकिन सितंबर में आकर अब अक्टूबर का महीना शुरू हो चुका है। तो अक्टूबर में या नवंबर में आपके जो है विज्ञापन आने की पूरी चांसेज है। अर्थात अगर विज्ञापन आएगा तो यहां पर जब आयोग ने विज्ञापन की बात की थी तो मैं आपको बता दूं तो यहां पर ये था कि 2-3 महीने के अंतर्गत वैकेंसी कंप्लीट करा ली जाएगी। तो बच्चों ने एक मांग रखी थी कि सर अगर इतना जल्दी आप विज्ञापन दोगे और इतना जल्दी अगर आप एग्जाम कराओगे तो इतने बड़े एग्जाम की इतने बड़े सिलेबस की तैयारी 2-3 महीने में हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो यहां पर उनसे मांग की गई है कि कम से कम आपको 4 to 5 मंथ का समय देना पड़ेगा। ठीक है, तो विज्ञापन आने के बाद आपको जो है अक्टूबर और नवंबर की अगर बात करें, मान लीजिए अगर अक्टूबर में आता है तो अक्टूबर से आप 4 मंथ ऐड कर लीजिए, और अगर नवंबर में आता है तो आप नवंबर से अपना 4 मंथ ऐड कर लीजिए। मतलब आपको यूपीएसआई की प्रिपरेशन करने के लिए आपको इतना समय मिलने वाला है। ठीक है, दूसरी बात अगर बात करें सिलेक्शन प्रोसेस, कैसे कैसे इसका प्रोसेस होता है, आप कैसे कैसे आगे बढ़ते हैं। तो मान लीजिए अगर विज्ञापन आएगा तो विज्ञापन आने के बाद सबसे पहला आपका जो काम होता है उसमें जो है आपको फॉर्म डालना पड़ेगा। फॉर्म डालने के बाद यहां पर आप सब देख सकते हैं कि चरण 1 में आपकी जो लिखित परीक्षा होगी। क्या होगी? लिखित परीक्षा होगी। अब दोस्तों यहां पर अभी आयोग ने एक चीज निकाली थी कि अगर जो है वैकेंसी फॉर्म अगर बहुत ज्यादा मात्रा में अगर पड़ जाते हैं तो उनका प्री और मेंस कराया जाएगा। तो अगर दोस्तों अगर फॉर्म बहुत बड़ी मात्रा में पड़ जाएगा तो मे भी संभावना है कि हो सकता है कि प्री और मेंस करा लिया जाए। लेकिन अभी एसआई के बारे में ऐसा नहीं कहा गया है। लेकिन यूपी गवर्नमेंट का, यूपी भर्ती बोर्ड का ये आदेश निकला था कि अगर इतनी बड़ी मात्रा में फॉर्म पड़ेगा तो इसका मतलब है कि आपका प्री और मेंस होगा। तो यहां पर भी आपके चांसेस बन सकते हैं नए नोटिफिकेशन में कि प्री और मेंस करा के जो है कुछ बच्चों को प्री में निकालने के बाद मेंस में लेकर जाएगा। तो यहां पर सिलेक्शन प्रोसेस जो आपका होगा वो लिखित परीक्षा में होगा। और लिखित परीक्षा जो आपका मोड होता है वो एपीएसआई का ऑनलाइन मोड होता है। मैं आपको बता दूं इसमें कौन सा मोड होगा। तो इसमें दोस्तों जो आपका एग्जाम का प्रोसेस होता है वो ऑनलाइन होता है। लेकिन अगर आयोग चाहता है, भर्ती बोर्ड चाहता है, तो जिस प्रकार से यूपी पी की भर्ती अगर रिजल्ट आने के बाद अगर लगता है, अभी तो भाई हमें नहीं पता कि भर्ती, हमें देखने में तो ये लगता है कि यूपीपी की भर्ती इस बार फ्रेश हुई है, लेकिन फिर भी लोग जो है कई बातें अफवाहें सुनने में आ रही है कि लोग जो है इधर उधर से करके तब भी चीजों को करप्शन करने का प्रयास कर रहे हैं। तो वो तो रिजल्ट आने के बाद पता चलेगा। इस बार सरकार ने और भर्ती बोर्ड ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल सेट किया है हमारे समाज में, जो वैकेंसी इससे पहले आउट हो रही थी। तो इसमें जो है आपको पता है कि इस बार
अगर अच्छे से फर्स्ट वैकेंसी हो जाएगी तो कम मेरिट में पढ़ने वाले बच्चों का सिलेक्शन होगा, और ये देख के जो है हम लोगों को भी और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। तो जो प्रोसेस होगा वो लिखित परीक्षा का होगा, ऑनलाइन होगा। दूसरी बात है कि जब आप ऑनलाइन परीक्षा को अगर आप उसमें अच्छे नंबर्स गेन करके करने के बाद अगर आगे बढ़ते हो तो दोस्तों आपको जो है चरण 2 में अगर बात किया जाए तो चरण 2 में आपको जो है शारीरिक मानक परीक्षण होगा या दस्तावेज सत्यापन होगा। मतलब शारीरिक मानक परीक्षण का मतलब ये नहीं कि आपकी रनिंग होगी, शारीरिक मानक परीक्षा का मतलब ये होता है कि आपको बुलाया जाएगा, उसमें से आपकी जो है हाइट नापी जाएगी, आपका चेस्ट नापा जाएगा, और इसके बाद जो है आपका वेट नापा जाएगा, और इसके बाद आपका जो है दस्तावेज सत्यापन अर्थात डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को वहां पर करने के बाद आपको जो है जब इतने से आप क्वालिफाई हो जाओगे तो आपको भेज दिया जाएगा। इसके बाद फिर से रिजल्ट आएगा, रिजल्ट के लिए आपको जो है शारीरिक दक्षता परीक्षण के लिए बुलाया जाएगा। इसके लिए फिर से एडमिट कार्ड आयोग जारी करेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा का मतलब ये होता है कि इसमें आपको जो है रनिंग की बात करेगा, आपसे रनिंग कराएगा, और रनिंग कितनी होगी मैं आगे सारी चीजों को डिटेल करूंगा। जब आप रनिंग को क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद फिर से आप लोगों को बुलाया जाएगा। किसके लिए बुलाया जाएगा? चिकित्सा परीक्षण के लिए अर्थात मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, और मेडिकल टेस्ट होने के बाद फिर आप सबको पता है कि अगला प्रोसेस क्या है। इसके बाद भी सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद भी अगर ज्यादा लड़के क्वालिफाई कर जाते हैं, मान लीजिए फॉर एग्जांपल अगर समझने का प्रयास करें, वैकेंसी हमारे पास 5 जा रहे हैं और लड़का यहाँ पर 12,000 क्वालिफाई कर गया फाइनली सब कुछ, तो कहीं ना कहीं मेरिट बना के उनको बाहर करना पड़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर अगर ज्यादा लड़के क्वालिफाई करते हैं तो भले ही आप सब कुछ क्वालिफाई कर लो, उसमें भी मेरिट बनाई जाएगी और उसमें से 5,000 बच्चों को ही लिया जाएगा, और बाकी जो बच्चे होंगे उनको सब कुछ क्वालिफाई करने के बाद भी क्या कर दिया जाएगा? बाहर कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चिकित्सा परीक्षण आपका जो है लास्ट यहाँ पर टेस्ट होता है। तो सारी की सारी विज्ञापन की अगर देखा जाए तो सारा का सारा चीजें। दूसरी बात दोस्तों अगर बात करें, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें, क्वालिफिकेशन में क्या क्या चीजें आपको यहाँ पर करनी पड़ेंगी, तो क्वालिफिकेशन में दोस्तों हमें करना क्या पड़ेगा? आपके पास ग्रेजुएशन पास होना, स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन पास होना आपका अनिवार्य होता है। जो बच्चा ग्रेजुएशन क्वालिफाई कर चुकेगा, मैं आपको बता दूं जो बच्चे अपेयरिंग में ही ग्रेजुएशन अभी कर रहे हैं लास्ट ईयर में ही, वो बच्चे फॉर्म नहीं डाल पाएंगे। मैं आपको बता दूं जिन बच्चों का कंप्लीट ग्रेजुएशन हो पाएगा वही बच्चे जो है यूपीएसआई का फॉर्म डाल पाएंगे। मैं आपको बता दूं अर्थात आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना अनिवार्य है। अपेयरिंग वाले बच्चे, मैं फिर से बोल रहा हूं कि अपेयरिंग, बहुत से बच्चे पूछते हैं कि सर मैं अपेयरिंग नहीं हूं, क्या मैं फॉर्म डाल सकता हूं? तो बिल्कुल नहीं, अपेयरिंग वाले बच्चे यूपीएसआई का फॉर्म नहीं डाल सकते हैं, ये बात आपको ध्यान देना है। आयु सीमा की बात की जाए तो इसमें आयु सीमा क्या क्या होती है थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे जनरल की अगर बात करें तो जनरल की जो आयु सीमा होती है वो कितनी होती है? 21 से 28 वर्ष होती है। अर्थात जो जनरल वाले बच्चे हैं उनको क्या करना पड़ेगा? उनको ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन पास होना चाहिए, क्वालिफाई होना चाहिए। इसके बाद जो है उनकी उम्र 21 से 28 वर्ष के आसपास होनी चाहिए, इसके बीच में 21 से 28 होनी चाहिए, वो बच्चा फॉर्म क्या कर पाएगा? डाल पाएगा। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पर अगर बात की जाए एससी एसटी ओबीसी की आयु सीमा क्या होती है, तो एससी एसटी ओबीसी की जो आयु सीमा होगी वो 21 से 33 वर्ष होगी। अर्थात यहाँ पर एससी एसटी और ओबीसी को रिजर्वेशन के तहत आपको जो है क्या मिलती है? यहाँ पर 5 वर्ष की आपको छूट मिलती है। अर्थात यहाँ पर अगर 28 में अगर आप 5 ऐड करते हो तो आप 33 वर्ष की उम्र तक एससी एसटी और ओबीसी वाले बच्चे फॉर्म क्या कर सकते हैं? डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि बात आप सब तक पहुंच पा रही होगी। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जैसे अभी पुलिस में छूट मिली थी और अदर वैकेंसियों में भी छूट दिया गया, रेलवे की वैकेंसियों में छूट दिया गया, तो यहाँ पर भी यूपीएसआई की अगर बात की तो जनरल वाले बच्चों की जो यहाँ पर 21 से 28 वर्ष है, और यहाँ पर अदर राज्य की अगर बात करें, अदर स्टेट के जो बच्चे यहाँ पर यूपीएसआई का फॉर्म डालेंगे उनको कोई छूट नहीं मिलेगी, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो ओबीसी का हो, चाहे वो एससी का हो, चाहे एसटी का हो, उनको जो है जनरल में ही क्वालिफाई करना पड़ेगा। अगर आपकी बात करें, अगर आप भी किसी अदर स्टेट का फॉर्म डालते हो तो आपको वहां पर रिजर्वेशन नहीं मिलता है, वहां पर आपको जनरल में ही बिड करना पड़ता है। तो यहाँ पर उनको आयु में कोई छूट 21 से 28 वर्ष रहेगा, कोई छूट यहाँ पर उनको आयु में नहीं मिलेगी। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर कोविड की अगर बात किया जाए तो कोविड के कारण अगर थोड़ा सा समझने का प्रयास करें तो जैसे हर वैकेंसी में यहाँ पर 2 साल की छूट मिली है, तो यहाँ पर भी कोविड के कारण आपको जो 2 वर्ष की छूट मिलने के पूरे चांसेस हैं। अर्थात यहाँ पर यह समझने का प्रयास करें, यहाँ पर बच्चे डिमांड भी कर रहे हैं, मांग भी कर रहे हैं कि भाई देखिए इससे 2017 वाली वैकेंसी आप सबको पता है कि अच्छे से पूरी की पूरी भर्ती करप्शन में चली गई थी, और इसके बाद जो है कोविड आ गया और दोबारा जो है बच्चों को एग्जाम देने का मौका नहीं मिला है। जो 2021 वाली, 17 वाली नहीं, 2021 वाली जो भर्ती थी वो पूरी भर्ती करप्शन में चली गई थी। मतलब अगर देखा जाए तो 70% भर्ती जो है उसमें करप्शन में चली गई थी, सिर्फ 30% फर्स्ट लड़के वहां पर हो पाए थे, और बाकी सब भर्ती 9,000 जो पोस्टें आई थी
वो सारी की सारी करप्शन के मुंह चढ़ गई थी, जिसमें से बहुत से बच्चे निराश हो गए थे। बहुत से बच्चों का कॉल या मैसेज आ रहा था कि सर क्या करें, तो कहीं ना कहीं उनको समझा के एक अलग एनर्जी देकर एक जो अलग भर्ती के लिए उनको अप्रोच किया गया, समझाया गया कि भैया कोई बात नहीं, जो होगा आगे देख लिया जाएगा। तो सारी की सारी चीजें यहाँ पर हुई थी। ठीक है, तो 21 से 28 वर्ष की अगर यहाँ पर बात किया जाए अन्य राज्य की। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की अगर चला जाए तो उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें आप सब तक पहुंच पा रही होंगी। अगर शारीरिक योग्यता की बात करें कि आपकी जो शारीरिक योग्यता क्या क्या होनी चाहिए, भाई हमने क्वालिफिकेशन की बात कर लिया कि क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए। अब आपकी शारीरिक योग्यता क्या होनी चाहिए, तो जनरल, ओबीसी और एससी की अगर मेल की बात करें, हाइट जो होनी चाहिए उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए। किसकी? अगर जनरल, ओबीसी, एससी की अगर बात किया तो जिन बच्चों की हाइट मेल की अगर बात किया जाए उनकी हाइट 168 सेंटीमीटर और फीमेल की जो हाइट होनी चाहिए वो 152 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वही बच्चा इस फॉर्म को डाल पाएगा। अन्यथा आप फॉर्म तो डाल दोगे, फॉर्म डालने में आपको कोई नहीं रोकेगा, लेकिन आप एग्जाम भी क्वालिफाई कर लो, एग्जाम भी क्वालिफाई कर नहीं लेंगे अगर आपने मेहनत की। लेकिन जब हाइट में आप जाएंगे, शारीरिक दक्षता परीक्षण में जाएंगे, जहां हाइट नापी जाएगी वहां से आपको बाहर कर दिया जाएगा अगर मेल 168 सेंटीमीटर नहीं है और अगर फीमेल 152 सेंटीमीटर को कंप्लीट नहीं करता। लेकिन यहीं पर एसटी की अगर बात किया जाए तो एसटी वाले बच्चों के लिए जो हाइट का प्रोसेस होता है वो 168 में उनको 160 सेंटीमीटर, और यहाँ पर फीमेल के लिए एसटी फीमेल जो होती है तो उनको 147 सेंटीमीटर को ही यहाँ पर हाइट ली जाती है। देखिए एसटी समुदाय यूपी में बहुत कम पाया जाता है। ज्यादातर अगर एसटी समुदाय सब ज्यादा पाया जाता है तो आपके सोनभद्र जिले में पाया जाता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो वहां पर अगर ध्यान से देखा जाएगा तो यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो 160 सेंटीमीटर और 147 सेंटीमीटर इनका कद थोड़ा सा कम होता है एसटी समुदाय वालों का, इसलिए इनको जो है यहाँ पर छूट दी गई है। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो एसटी समुदाय वालों का कद क्या होता है, बाकी जो है कैटेगरी की अपेक्षा कम होता है, इसलिए इनको 160 में लाया गया है, 8 सेंटीमीटर यहाँ कम किया गया है। और यहाँ पर अगर ध्यान से देखा जाए फीमेल में 5 सेंटीमीटर यहाँ कम किया गया। फीमेल वैसे भी फीमेल्स की वह हाइट चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हो, फीमेल्स की हाइट जो है कम होती है, इस वजह से 152 सेंटीमीटर यहाँ पर रखा गया है। ठीक है, अगर यहाँ पर अगर दूसरे स्टेप में अगर आप चलेंगे, जब आप इतना जब शारीरिक योग्यता परीक्षण में आप जाएंगे तो आपका इतना क्वालिफाई होने के बाद जनरल, ओबीसी और एससी वाले बच्चों के लिए आपका जो चेस्ट होना चाहिए, चेस्ट कितना होनी चाहिए, सीना आपका 79 सेंटीमीटर होना चाहिए। आपका जो सीना होना चाहिए वो 79 सेंटीमीटर, और इसके बाद आपको जो है 5 सेंटीमीटर को सीना का क्या करना चाहिए, फुलाव करना पड़ेगा। अर्थात आपका जैसे मान लीजिए एग्जैक्टली मान लीजिए अगर आपका चेस्ट मान लीजिए 80 सेंटीमीटर है, मांगा उसने 79 सेंटीमीटर है, लेकिन आपका कितना है 80 सेंटीमीटर है, आप तो एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 80 सेंटीमीटर होने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर क्या करना पड़ेगा, चेस्ट को फुलाना पड़ेगा, गैस को खींच के ऊपर चेस्ट को फुलाना पड़ेगा, जिसमें से आपका जो है 80 से कितना हो जाएगा, 85 अगर हो जाएगा तो आप क्वालिफाई कर लोगे। मान लीजिए भले ही आपका 80 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ज्यादा है तो उसमें काउंट नहीं होगा कि आप सोचो कि सर हमारा तो 1 सेंटीमीटर ज्यादा है 79 से 4 सेंटीमीटर ही फुला लेंगे, ऐसा नहीं है। आपका कितना भी होगा, आप चाहे कितना भी ज्यादा हो, आपको 5 सेंटीमीटर ही फुलाना पड़ेगा। मान लीजिए आपका चेस्ट आपका 82 सेंटीमीटर है, लेकिन तब भी आपको 5 सेंटीमीटर फुलाकर उसको 87 सेंटीमीटर करना पड़ेगा, तभी आप एलिजिबल होगे। 5 सेंटीमीटर फुलाव अनिवार्य है, ये बात आप सबको दिमाग में लेकर चलना है। इसी प्रकार से एसटी वाले बच्चों की अगर बात किया जाए तो एसटी वाले बच्चों के यहाँ पर चेस्ट में भी छूट दी गई है। उनका जो है एसटी वाले बच्चों का जो चेस्ट होता है वो 79 की जगह 77 सेंटीमीटर होता है, और उनको भी 5 सेंटीमीटर फुलाव करना पड़ेगा। अर्थात एक प्रकार से देख सकते हैं कि एससी वाले चेस्ट में तो 2 सेंटीमीटर की छूट है, लेकिन एसटी वाले बच्चों के लिए फुलाव में भी किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जाती है, ये आपको ध्यान देना है। उनको भी 5 सेंटीमीटर फुलाव करना अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है, अगर लड़कियों की गर्ल्स की बात किया जाए तो गर्ल्स का चेस्ट नहीं होता है, उनका चेस्ट का नाप नहीं किया जाता है किसी भी प्रकार से। जो भी चेस्ट वाला प्रोसेस होता है वो लड़कों के लिए ही होता है, ये आपको बता दें। इसलिए लड़कियां ही सब चीजों से दिमाग में निकाल दें कि हमें कितना करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़े। अगर शारीरिक दक्षता परीक्षण की बात करें, जो आपका फिजिकल होता है, जो आपकी दौड़ होती है, तो दौड़ में कितना आपको करना पड़ता है, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। तो अगर आप मेल हैं तो मेल के लिए जो दौड़ होगी वो 4.8 किलोमीटर होगी, और कितने मिनट में आपको दौड़ना है, 28 मिनट में दौड़ना है। यहीं पर अगर पुलिस की अगर बात किया जाए तो पुलिस की जो दौड़ होती है वो कितने मिनट में, 24 मिनट में हो जाती है, 4.8 किलोमीटर। अर्थात यहाँ पर आपको अगर ध्यान से देखा जाए तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो यूपीएसआई में दौड़ना थोड़ा सा पुलिस की अपेक्षा काफी आसान है। 4 मिनट का समय बहुत पर्याप्त होता है। फीमेल की अगर बात की जाए तो फीमेल को जो दौड़ लगानी होगी वो 2.4 किलोमीटर की लगानी होगी, और कितने मिनट में, 16 मिनट में। ठीक है, ये चीजें हैं जो आपकी जो है यहाँ पर पुरुषों को 28 मिनट का समय मिलेगा और फीमेल को 16 मिनट का समय लगेगा। ज्यादातर अगर ये कह सकते हैं कि रेस में अगर बात किया जाए यूपीएसआई में तो दौड़ में ज्यादातर बच्चे बाहर नहीं होते, क्योंकि यहाँ पर पर्याप्त समय मिलता है। लेकिन यूपीपी की अगर दोस्तों बात किया जाए तो यूपीपी में ज्यादातर बच्चे दौड़ से बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वहां पर कम समय में आपको दौड़ना पड़ता है। ये सारी की सारी चीजें आप यहाँ पर देख सकते हो। क्लियर है?
तो ये हो गया आपका जो है शारीरिक दक्षता परीक्षण। अगले स्टेप में अगर आप बढ़ेंगे तो अगला स्टेप दोस्तों यहाँ देख सकते हैं परीक्षा का प्रारूप जो क्या होगा, कैसे कैसे कितने क्वेश्चन पूछते हैं। यहाँ पर कुल प्रश्नों की संख्या आपकी 160 होती है। कुल अंक जो आपका होगा वो जो है कितना हो जाएगा आपका 160 क्वेश्चन में एक प्रश्न जो आपका होता है वो 2.5 अंक का होता है। कितने अंक का होता है? एक प्रश्न जो आपका होगा वो 2.5 अंक का होगा। और 2.5 अंक की बात करें तो टोटल कितने अंक का हो जाएगा? 400 अंक का आपका पेपर होगा। ये आपको ध्यान देना है। समय आपको जो मिलेगा 120 मिनट अर्थात 2 घंटे का समय मिलेगा। हाँ, आप ये कह सकते हैं दोस्तों कि 2 घंटे में 120 मिनट में आपको 160 क्वेश्चन क्या करने, अटेंड करने। अर्थात अगर ये देखा जाए तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 1 मिनट भी सही से नहीं मिल रहा है अटेंड करने के लिए। इसलिए यहां पर आपको मैं बार बार कहता हूं कि मैटर ये नहीं करता कि आपको चीजें आती है। जब तक आप प्रैक्टिस लगाना नहीं सीखोगे, प्रैक्टिस सेट नहीं लगाओगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा। लिखा के रख लीजिए। और जो बच्चा प्रैक्टिस सेट नहीं लगाएगा, अभ्यास नहीं करेगा चीजों का, उस बच्चे का कहीं ना कहीं भले ही आपको क्वेश्चन बनाना आता हो लेकिन कम समय में आप क्वेश्चन को नहीं अटेंड कर पाओगे। कहीं ना कहीं क्वेश्चन अगर छूटेंगे वहां पर आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, नोट सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि यूपीएसआई में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए आपको 160 में से पूरे 160 क्वेश्चन अटेंड करके आने हैं। एक भी क्वेश्चन को आपको नहीं छोड़ना, भले ही ना आए। आप जो है अपनी उम्मीद से अपनी किस्मत को आजमाकर जो है आप उसमें जो है जो भी लगाना होगा आप उसमें जो है तुक्का मार के आएंगे। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस यहां नहीं होता है, लेकिन यूपीपी में नेगेटिव मार्किंग का प्रोसेस होता है। 1/4 की नेगेटिव मार्किंग जो है यूपीपी में होती है। ठीक है, तो ये आपका परीक्षा का प्रारूप होगा जो इस प्रकार से चीजें आपको देखने को मिलेंगी। दूसरी बात, अगर सैलरी कितनी है, सबसे ज्यादा दिमाग में आता है कि भाई इसी के लिए तो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, क्या सैलरी आपको मिलती है, थोड़ा सा उसकी बात कर लेते हैं। तो जो पे ग्रेड आपका जो यूपीएसआई की जो भर्ती होती है वो 4200 पे ग्रेड की नौकरी होती है। कितने पे ग्रेड की? 4200 पे ग्रेड की। और इसी प्रकार से यूपीपी की अगर बात करें, अगर यूपी सिपाही की अगर बात करें तो यूपी पुलिस या यूपी सिपाही का जो पे ग्रेड होता है वो मात्र 2000 का ही होता है। ठीक है, कितने का? वो मात्र 2000 का ही होता है। तो यहां पर आप सब ध्यान से यहां पर चीजों को देख सकते हैं। कुल मूल वेतन जो आपका होगा यूपीएसआई का वो 35,400 होगा। ये मूल वेतन है, लेकिन सारे भत्ते वत्ते जुड़ा के जितने भी भत्ते यूपी सरकार देती है मतलब पुलिस वालों को, सारे भत्ते वत्ते मिला के जो आपकी कंप्लीट सैलरी बनेगी, कुल वेतन आपका बनेगा वो 54,000 प्लस के आसपास बनेगा। यहाँ पर कभी कभी ये डिपेंड करता है कि आपकी तैनाती किस शहर में, अगर बड़े हाईटेक शहर में होती है जैसे आपका लखनऊ हो गया और मतलब बड़े बड़े शहर जो आपके हैं, तो वहां पर आपका भत्ता थोड़ा सा इंक्रीज करके दिया जाता है क्योंकि बड़े शहरों में खर्च ज्यादा होता है। तो इस वजह से वहां पर आपका भत्ता थोड़ा सा क्या करता है, इंक्रीज हो जाता है। तो 54,000 आपका मूल वेतन मिलेगा, कुल वेतन मिलेगा। और मूल वेतन आपका 35,000 क्या होता है, 400 होता है। ये आपको ध्यान देना। तो इस प्रकार से कैटेगरी आपकी यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये आपकी सैलरी का प्रोसेस है। दूसरी बात दोस्तों, अगर हम लोग बात करें और क्या प्रोसेस यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर अगर सिलेबस की बात करें तो सिलेबस आप सबको पता ही है कि यहाँ पर अगर सामान्य हिंदी की बात करें तो हिंदी आपका जो है 40 प्रश्न पूछता है जो 100 अंक का होता है। मतलब एक अंक जैसा कि हमने बात किया था कि 2.5 अंक का होता है, तो 40 पे हिंदी आपका 100 अंक का होगा। रीजनिंग के आपके 40 क्वेश्चन पूछेगा और इसमें से भी आपको 100 अंक मिलेंगे। इसके बाद गणित में आपके 40 प्रश्न मूल पूछेगा और इसमें से भी आपके 100 अंक मिलेंगे। और संविधान, देखिए जीएस की अगर बात करें तो जीएस को ये नहीं कहता है कि यहाँ पर सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन, तो यहाँ पर जीएस को कंप्लीटली वो डिवाइड कर देता है। कैसे डिवाइड करता है? संविधान, मूल विधि और सामान्य ज्ञान में क्या करता है, डिवाइड कर देता है। तो इसका मतलब है कि संविधान के और मूल विधि के क्वेश्चन, जैसे 40 क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो 40 में से 20 से 22 क्वेश्चन अगर ध्यान से देखा जाए, 22 क्वेश्चन मतलब आपके ध्यान से देखिए, अगर 40 में से अगर बात किया जाए तो 40 में से 22 क्वेश्चन सिर्फ संविधान और मूल विधि से पूछ लेता है। तो बचते हैं कितने जीएस के लिए? आपके 18 क्वेश्चन। और 18 क्वेश्चन में कहां से कितना क्वेश्चन पूछता है उसके बारे में आगे भी डिटेल से। जीएस में बहुत ज्यादा बच्चों को डाउट होता है कि सर जीएस में क्या पढ़े, कैसे पढ़े, क्योंकि भाई हिंदी तो आपको क्लियर है कि आपको हिंदी कंप्लीट पढ़ना है, रीजनिंग आपके क्लियर है कि रीजनिंग आपको कंप्लीट करना है। अब दिक्कत आती है मैथ में और यहाँ पर जीएस में। तो मैथ की अगर दोस्तों बात किया जाए तो मैथ में आप सबको पता है कि पूरी की पूरी 40 नंबर की मैथ नहीं आती है। मैथ में कम से कम अगर ध्यान से देखा जाएगा तो जो रीजनिंग के जो क्वेश्चन होंगे, तो रीजनिंग के क्वेश्चन आपके 40 क्वेश्चन टोटल नहीं आते हैं। अगर रीजनिंग के क्वेश्चन की अगर बात किया जाए तो रीजनिंग के क्वेश्चन 40 नहीं आते। रीजनिंग के क्वेश्चन जो आपके आएंगे वो यहाँ पर 50 से 55 क्वेश्चन आएंगे। कितने क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के जो आपके आएंगे? वो 50 से 55 क्वेश्चन आएंगे। अर्थात मान लीजिए अगर 55 क्वेश्चन आते हैं तो यहाँ पर अगर मैथ की अगर बात किया जाए तो मैथ में अगर मैथ के दोस्तों अगर बात किया जाए, अगर 40 में अगर मान लीजिए 55 न मान के चलिए, अगर मैं यहाँ पर 12 ही माइनस कर देता हूं तो 40 में 12 माइनस करूंगा
तो यहाँ पर कितना बचेगा 28, अर्थात आपके मैथ के 28 क्वेश्चन, मतलब आप ध्यान से देख सकते हैं मैथ के जो क्वेश्चन आपके रहेंगे वो आपके जो क्वेश्चन रहेंगे यहाँ पर मोटा मोटा देखा जाए तो 26 से 28 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछेगा। कितने? 26 से 28 क्वेश्चन आपके मैथ के पूछेगा। बाकी आपका जो प्रोसेस जाएगा वो किसके साथ में? रीजनिंग के साथ में जाएगा। तो यहां से एक सीधा सा अर्थ ये निकलता है कि जो बच्चा रीजनिंग में अच्छा कमांड करेगा और जो बच्चा हिंदी में अच्छा कमांड करेगा उस बच्चे का सिलेक्शन ज्यादा आसानी से हो जाता है। अगर आप जो मैथ के पीछे, मैथ अभी तक जितनी भी आपने पढ़ा है उसमें से मान लीजिए अगर 26 क्वेश्चन आते हैं, 26 में मान लीजिए अगर आपने इतनी मैथ तो पढ़ लिया है कि जिसमें से 26 में से अगर बात किया जाए तो 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे, 12 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चन होंगे, हर लड़का कर पाएगा। और इसके बाद मीडियम लेवल के क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो मीडियम के लेवल के होंगे और कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो हाई लेवल के होंगे। तो आप ये छोड़ दो कि मुझे हाई लेवल के क्वेश्चन करने, तो हाई लेवल के क्वेश्चन आप मैथ के मत अटेंड करिए, आप नॉर्मल लेवल क्वेश्चन अटेंड कर लीजिए और इतनी थोड़ा सा मेहनत कर लीजिए कि मीडियम लेवल के क्वेश्चन भी हो जाए। मतलब आप 12, 5, 17, 18 क्वेश्चन अगर मैथ के कर लेते हो तो आपका काम हो जाएगा। मान लीजिए अगर 18 क्वेश्चन आपके मैथ के सही हो जा रहे हैं और रीजनिंग में अगर 55 में से आपके 48 क्वेश्चन सही हो जा रहे हैं तो 48 और 55 48 और 18 आप जोड़ लीजिए कितना होता है। और इसी प्रकार से हिंदी में आपके 35% क्वेश्चन के आसपास सही होने चाहिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो ये आपका स्कोर होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर संविधान मूलविद की बात किया जाए तो जैसा कि मैंने बता दिया है कि संविधान मूलविद भी आपके जो है 22 क्वेश्चन आते हैं, 20 से 22 क्वेश्चन, जिसमें से आपके जो है 18 क्वेश्चन कहीं नहीं जाने चाहिए। आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट में फोकस करना है, तो संविधान को इतने अच्छे से पढ़ लेना है और इसके बाद आपको मूलविद से इससे अच्छे से पढ़ लेना है कि आपके 22 में से अगर 18 क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं तो बाकी कितने बचेंगे? जीएस। तो जीएस के बाकी जो बच गए 18 क्वेश्चन, और 18 क्वेश्चन में बाकी ढेर सारा जीएस आएगा, उसमें से अगर आपको 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं तो 18 और 10 कितना हो गया? 28। और अगर जीएस में दोस्तों अगर 25 प्लस आपका स्कोर रहता है, 28 क्वेश्चन तक पहुंच जाते हो तो सोने पे सुहागा है। इसका मतलब कि आपको सिलेक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता है। तो एक स्ट्रेटजी के साथ में अगर आप बढ़ेंगे तो ये सबसे महत्वपूर्ण आपका तरीका होता है, ठीक है दोस्तों। अगली अगर बात करें यहाँ पर जीएस की अगर बात करें तो जीएस को मैंने यहाँ पर ले लिया है क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा प्रश्न रहता है कि सर जीएस में कहां से कैसे क्वेश्चन आता है और कहां से कितना क्या पढ़े। तो जैसे हिस्ट्री की अगर बात करें दोस्तों, थोड़ा सा हिस्ट्री को पहले देख लेते हैं। तो हिस्ट्री आपको पता है कि एंशिएंट, मिडवल और मॉडर्न में होती है, 3 पार्ट हिस्ट्री के होते हैं और हिस्ट्री के मात्र आपको 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलता है। ज्योग्राफी की अगर बात करें, ज्योग्राफी के 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ये आपको ध्यान देना है। और ज्यादातर ज्योग्राफी आपके मैप वाली पूछता है, अगर मैप आपको अच्छे से तैयार है तो ज्योग्राफी के आप 2 से 3 क्वेश्चन अटेंड कर सकते हैं। पॉलिटी की बात करें, जैसा कि मैंने कहा था कि पॉलिटी की अगर बात किया जाए तो पॉलिटी यहां सबसे आपका महत्वपूर्ण है। 15 से 16 क्वेश्चन पॉलिटी के मिलते हैं, ये आपको ध्यान देना है। इकोनॉमिक्स के आपके 2 से 3 क्वेश्चन, इसके बाद एनवायरमेंट भी आपका यहां पूछेगा, एनवायरमेंट के भी आपको जो है 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मूल विधि की अगर बात करें तो ये है आपका मूल विधि 5 से 6 क्वेश्चन। तो अगर इनको जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 16 और 6 कितना हो गया? 22। तो 16 और 6 22, यहाँ पर 22 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने कहा था कि पॉलिटी और मूल विधि को मिलाकर आता है, तो ये 16, 6, 22 हो जाएगा। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जीएस में ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जो बच्चा इसमें फोकस कर लेगा उसका जीएस में स्कोर अच्छा होगा। और बाकी ये सब पढ़ते रहोगे ना ढेर सारा सब्जेक्ट तो आपको प्रॉब्लम होने वाली है। साइंस के 5 से 6 क्वेश्चन मिलेंगे जिसमें से 22 से ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं, 5 से 6 क्वेश्चन अगर पूछता है, मान लो अगर 5 क्वेश्चन पूछता है तो उसमें से 2-3 क्वेश्चन आपके बायो के रहेंगे। कंप्यूटर की बात करें, 2 से 3 क्वेश्चन कंप्यूटर एसआई में पूछता है। इसके बाद करंट अफेयर्स के आपके 3 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो करंट अफेयर्स आप सबका तैयार होना चाहिए कि 2 से 3 क्वेश्चन पूछता है तो ये बाहर न जाने पाए। स्टैटिक जीके के आपके 1 से 2 क्वेश्चन पूछेगा। यूपी स्पेशल आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। देखो इस बार यूपीपी का जो एग्जाम हुआ था, इस बार आयोग ने इस बार इतना मनमानी कर दिया, जिन्होंने पेपर सेट किया कि भाई हम यूपी का एग्जाम देने जा रहे हैं और यूपी स्पेशल पूछ ही नहीं रहा है। इसका मतलब ये होता है कि भर्ती बोर्ड को इस चीज को, भैया मेरी हाथ जोड़ के भर्ती बोर्ड आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर कोई यूपी का एग्जाम ले रहे हैं तो कम से कम यूपी स्पेशल के क्वेश्चन रखने का कृपा करिए, क्योंकि जिससे कि होता है कि जो बाकी हम लोग अगर यूपी के बच्चे अगर अदर स्टेट में एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे भर भर के जो है वहां पे भर भर के जो है आपका जो स्टेट वाइज पूछा जाता है। और जब हमारी स्टेट की बात आती है तो आप सारे लड़कों को इक्वल कर दे रहे हैं, मतलब बाहर का लड़का भी जो आ रहा है वो भी यही सब चीजें पढ़ रहा है, तो अंतर आएगा यूपी स्पेशल में। तो भैया यूपी स्पेशल कम से कम पूछने की कृपा करें, जिससे यहाँ के बच्चों को 3-4 क्वेश्चन का जो अंतर देने का मौका मिल रहा है अदर स्टेट वाले बच्चों को, कम से कम उससे वंचित आप लोग ना करें, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ ध्यान से देख सकते हैं कि यूपी स्पेशल आपका 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। तो आपको जीएस में पढ़ना क्या क्या है, थोड़ा सा इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जहां जहां मैंने टिक किया है
आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, यहाँ पर पॉलिटी को खूब अच्छे से तैयार करना है, मूलविद को आपको अच्छे से तैयार करना है, और यूपी स्पेशल को आपको अच्छे से तैयार करना है, और इसके बाद करंट अफेयर्स को आपको अच्छे से तैयार करना है। इन सब्जेक्ट में आप अच्छे से फोकस कर लीजिए। तो इनमें अगर आप अच्छे से फोकस कर लोगे, और बाकी ये जो आपका है, तो अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है, जितना अगर रिवीजन कर सकते हैं, थोड़ा बहुत मोटा मोटा ऑब्जेक्टिव वाइज रिवीजन कर लीजिए। उसी में से आपका कुछ क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आपके पढ़े हुए मिल जाएंगे, आराम से आप 28 क्वेश्चन 25 प्लस क्वेश्चन अटेंड कर लोगे, तो आपका काम यहाँ पर बन जाएगा। उम्मीद करता हूं कि सारी की सारी चीजें आपको जो है समझ में दोस्तों आ गई होंगी। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो यूपीएसआई से रिलेटेड है। और मैंने एक बात बताई थी कि तैयारी कब से शुरू करें। मैंने पहले पेज में लिखा था कि कब से रणनीति कैसे बनाएं, तो रणनीति के बारे में तुमने बता दिया कि आपको जो है हिंदी बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, इसके बाद रीजनिंग में बहुत अच्छे से काम करना पड़ेगा, और जीएस की रणनीति मैंने बता ही दी कैसे करना है, और इसके बाद यहाँ पर मैथमेटिक्स में आपको कितना काम करना है। ये सारी की सारी चीजें मैंने एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ में कैसे आपको आगे बढ़ना है, और विदाउट अगर प्रैक्टिस सेट के सिर्फ पढ़ते रहोगे सिलेबस को और प्रैक्टिस सेट नहीं अटेंड करोगे तब भी काम नहीं होगा। मैं आपको पहले से लिख के दे रहा हूं। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि सर तैयारी कब से शुरू करें। तो देखिए, तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका यह होता है कि आप लोगों के बच्चों में सबसे ज्यादा कमी होती है कि भर्ती का इंतजार करते हैं, और जब भर्ती का इंतजार करते हैं कि यूपीएसआई आ जाए, यूपीएसआई आ जाए, और अचानक यूपीएसआई आ जाएगी, तो यहाँ पर अचानक आप सब खुद पढ़ोगे, इतना मेहनत करोगे, लेकिन अगर कुछ दिन बाद एग्जाम डेट अगर क्लियर नहीं होती तो आप फिर सुस्त मुर्गा पड़ जाओगे। तो वो सुस्त जो मुर्गे होते हैं उनका सिलेक्शन कभी नहीं होता है। जो बच्चा रेगुलर कंटिन्यू पढ़ाई करता है उन्हीं का काम बनता है। अगर आपने सपना देखा है 2 स्टार का वर्दी पाने का सपना देखा है, तो वर्दी पाना इतना आसान नहीं है। मैं आप सबको पहले से बता दूं, यहां पर अगर 100% की बात करें तो 100% में 80% वही मुर्गे हैं जो सुस्त मुर्गे हैं, जो उम्मीद तो करते हैं, नोटिफिकेशन तो देखते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई को शुरू नहीं करते और इंतजार करते हैं। भैया, जब आपको पढ़ना ही है, आप पढ़ने में लगे हुए हो, आपको लगता है कि मुझे एसआई बनना है, आप सपना भी देख रहे हो, तो पढ़ना शुरू करिए। आज से ही पढ़ना शुरू करिए। नोटिफिकेशन भी आएगा और आप एग्जाम सेंटर में भी बैठेंगे, और इसके बाद अगर कंटिन्यू करेंगे तो आप जो है वर्दी भी पहनेंगे, लेकिन उसके लिए आपको तपस्या करनी पड़ेगी, त्याग करना पड़ेगा। और आप सिर्फ अगर ये जो आपके जो पुलाव है, जो सोचने के पुलाव है, जो सोच के ही सारी की चीजों का मजा आप ले लेते हो, अगर आपने सोच लिया कि हाँ मैं ये कर दूंगा, मैं एसआई बन जाऊंगा, वो कर दूंगा, तो सोच के मजा नहीं लेना है दोस्तों। आपको वर्दी पहन के उसका मजा लेना है, और उसके लिए आपको आज से ही मेहनत करनी है। देखो, कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरे वाली कहानी है। तो अगर आज आप जाग गए हो तो आप सभी लोग ईमानदारी से लग जाइए, मेहनत करिए, सब्जेक्ट को डिवाइड करिए, कौन से सब्जेक्ट में आपको कितना काम करना है, और किसी भी कोई भी सब्जेक्ट कितना भी आपको क्यों ना आ रहा हो, उस सब्जेक्ट को पढ़ना नहीं बंद करेंगे, उसकी प्रैक्टिस बराबर कंटिन्यू करेंगे। अगर कोई सब्जेक्ट आपका मजबूत है, अगर आपको लगता है कि मेरी हिंदी और रीजनिंग मजबूत है, तो हिंदी और रीजनिंग को इतना प्लस पॉइंट बना लो कि अगर मान लो जीएस में या आपकी मैथ में थोड़ा सा भी कहीं पर स्कोर डाउन होता है, तो कम से कम हिंदी और रीजनिंग उसको क्या कर पाए, उसको बैकअप दे पाए, कवर दे पाए। आप सबको ये आपको दिमाग में रखना है। तो आज से ही दोस्तों पढ़ना शुरू करिए। और बाकी जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट कराना शुरू कर दिया है, और रीजनिंग के मैं यूपीएसआई की और यूपीपी का प्रैक्टिस सेट कंटिन्यू करा रहा हूं। इसके बाद मैं पॉलिटी की भी प्रैक्टिस सेट आपको कराना शुरू कर दूंगा। पॉलिटी और यूपी स्पेशल का प्रैक्टिस सेट मैं ही कराऊंगा, ये आपको ध्यान देना है। और इसके बाद यहाँ पर 2 सब्जेक्ट की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं, और आगे अगर नीडेड पड़ेगी किसी सब्जेक्ट की, तो शुरुआत में आपके किससे करूंगा, पॉलिटी से शुरुआत करूंगा, और इसके बाद यूपी स्पेशल की भी प्रैक्टिस सेट में आपको कराऊंगा, जिससे आपकी तैयारी एक बेहतर तरीके से जीएस में एक बेहतर मोड़ ले ले। ठीक है, तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको सारी की सारी आज यूपीएसआई की जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन थी वो मैं देने में आप लोगों को जो है देने का मैंने पूरा प्रयास किया है, और आशा करता हूं कि आज से ही आप सभी लोग अपने करियर को लेकर ईमानदार हो जाएंगे। दूसरे के प्रति ईमानदार होने की कोई आवश्यकता नहीं है, अपने प्रति ईमानदार रहिए। अपने आप से क्वेश्चन पूछिए, क्या वाकई में आप अपनी पढ़ाई से सेटिस्फाइड हैं? अगर सेटिस्फाइड है तो उसको कंटिन्यू करिए, नहीं सेटिस्फाइड है तो उसको बढ़ाने का प्रयास करिए। ठीक है, थैंक यू सभी को, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं फिर किसी एक इंफॉर्मेशन के साथ में। थैंक यू सभी को भैया।